माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के डिमांड पर मैं लेके आया हूँ आपके लिए बीपीएससी 101 का जून एग्जाम 2025 का क्वेश्चन पेपर। और इसका मैं अच्छे से सॉल्व कर समझाऊंगा आपको। राजनीतिक सिद्धांत की समझ, ये आपका टाइटल है। तो इसे बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा क्योंकि आप लोग डिमांड के साथ जून 25 वाले पेपर को समझाइए। देखिए, ये आपका जून एग्जाम 2025 का क्वेश्चन पेपर है और टाइटल भी देख लीजिए, राजनीतिक सिद्धांत की समझ। आपका एग्जाम 3 घंटे का होगा और आपको मिलेंगे 100 मार्क्स इसमें। आपको 2 भाग दिए जाएंगे प्रश्न पत्र में, जिनमें से कम एक भाग में 2 क्वेश्चंस है ना, 2 क्वेश्चंस चुनना है, जिसमें से आपको दोनों भाग से 5 क्वेश्चन बनाने हैं। भाग 1 में आपने 2 बनाया, तो भाग 2 में आपको 3, टोटल 5 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। एक क्वेश्चन जो है आपका वो 20 मार्क्स के होंगे, तो 4 से 5 पेज में आपको लिखना है एक क्वेश्चन का आंसर। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका यही है ना, राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों का पता लगाइए। ये 20 मार्क्स के। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए, उदारवाद के केंद्रीय सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन कीजिए। नारीवाद राजनीतिक सिद्धांत के विकास की व्याख्या कीजिए। चौथा नंबर में आपका टिप्पणी पूछा गया है, तो इसी तरह से पूछे जाते हैं इसमें। राज पर रॉल्फ मिलीबैंड के विचार, जोड़ तोड़ की सहमति। तो कोई भी जरूरी नहीं है कि ये टिप्पणी बनाना है। आपका मन हो तो आप टिप्पणी वाला बनाइए। कोई भी 2 क्वेश्चन आपको भाग 1 में चुनना है, कोई भी 2 क्वेश्चन कम से कम। तो ज्यादा से ज्यादा आप 3 क्वेश्चन भाग 1 में बना सकते हैं। अगर भाग 1 में आपने 3 बनाया तो भाग 2 में 2 क्वेश्चन, 5 ही क्वेश्चन का जवाब देना है पूरा क्वेश्चन पेपर में से। भाग 2 में पहला प्रश्न है 5 नंबर, प्रक्रियात्मक और वास्तविक लोकतंत्र के बीच अंतर कीजिए। 6 नंबर में है ज्ञान के वस्तुकरण के संबंध में लियोटार्ड के तर्क का क्या कीजिए, पता लगाइए। रूढ़िवाद पर बर्फ और ऑक्सफोर्ड के विचारों की व्याख्या कीजिए। और 8वां नंबर में आपका है निम्नलिखित पर 200 शब्दों में क्या कीजिए, टिप्पणी दीजिए। ये भी वही है जिस तरह से भाग 1 में आपका 4 नंबर में टिप्पणी था, इसमें भाग 2 में आपका 8 नंबर में। अल्पसंख्यक अधिकारों पर किमिल्का के विचार, चुनाव की फर्स्ट फास्ट द पोस्ट प्रणाली। ठीक है, दूसरा। तो चलिए हम लोग इन सभी को देखते हैं। पहला प्रश्न आपका यही था। देखिए स्टूडेंट्स, हम एग्जाम के ये 500-400 वर्ड्स के लिए नहीं लाए हैं, तो हम आपको समझाने के लिए क्वेश्चन आंसर लाए हैं। ये नहीं कि आप सोचो कि सर इतना छोटा आंसर, ये वो छोटा नहीं है भाई, समझना बहुत जरूरी है, समझाने के लिए लाया हूँ। और बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने बनाया, जो कि आपको समझते ही, मतलब कि एक बार क्वेश्चन रीडिंग करेंगे ना, क्वेश्चन आंसर, तो आप रीड करते ही समझ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से बनाया है। और जितने भी स्टूडेंट्स मुझसे ये पीडीएफ परचेस किए थे बीपीएससी 101 का, बीपीएससी 101 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का, जितने भी स्टूडेंट्स पीडीएफ परचेस कर लिए हो, आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज करना। आप लोगों ने परचेस किया था बीपीएससी 101 का, आपको ये जो जून एग्जाम 25 का जो क्वेश्चन पेपर है सॉल्व किया हुआ, ये आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो आप लोग परचेस किए हैं, तो ये परचेस वाले स्टूडेंट्स के लिए है। और स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों में से जो स्टूडेंट्स परचेस नहीं किए हैं, तो आप लोग परचेस कर लीजिए। पहला क्वेश्चन आपका यही है, राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों का पता लगाइए। राजनीतिक सिद्धांत क्या है कि राजनीति से जुड़े विचारों, सिद्धांतों और मूल्यों का अध्ययन है। इसके अध्ययन के लिए विभिन्न दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं, जो राजनीति को अलग तरीकों से समझने में सहायता करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के लिए विभिन्न दृष्टिकोण, पहला तो परंपरागत दृष्टिकोण, इसमें राज्य, सरकार, संविधान, कानून और राजनीतिक संस्थानों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा, व्यवहारवादी दृष्टिकोण, इसमें लोगों के राजनीतिक व्यवहार, मतदान, नेतृत्व और राजनीतिक भागीदारी का अध्ययन किया जाता है। तीसरा, उत्तरवादी व्यवहार दृष्टिकोण, यह सामाजिक समस्याओं के समाधान और व्यवहारिक उपयोग पर बल देता है। चौथा है आपका मार्क्सवादी दृष्टिकोण, यह राजनीति को आर्थिक व्यवस्था, वर्ग संघर्ष, मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या करता है, राजनीति को आर्थिक व्यवस्था, वर्ग संघर्ष और शोषण के आधार पर क्या करता है, समझाता है। उदारवादी दृष्टिकोण भाई, ये समाज के हित के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, अधिकार और लोकतंत्र को महत्व देते हैं। तो ये गरीब लोगों की भलाई के बारे में बात करते हैं, समाज की भलाई के बारे में ज्यादातर बात करते हैं। और वो जो है कि मार्क्सवादी जो है कि ये हमेशा लड़ाई के बारे में बात करते हैं, संघर्ष के बारे में बात करते हैं। ठीक, पूंजीपति के बारे में बात करते हैं। नारीवाद दृष्टिकोण, यह महिलाओं के अधिकार, सम्मान, समान अवसर और राजनीति में उनकी भागीदारी पर क्या करता है, बल देता है। तो कितना अच्छा है ना।
इन सभी दृष्टिकोणों से राजनीतिक सिद्धांत को व्यापक रूप से समझा जा सकता है। प्रत्येक दृष्टिकोण राजनीति के अलग-अलग पक्षों को स्पष्ट करता है और समाज की राजनीतिक व्यवस्था को समझने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है स्टूडेंट्स, उदारवाद के केंद्रीय सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो उदारवाद के एक प्रमुख राजनीतिक विचारधारा है उदारवाद एक प्रमुख राजनीतिक विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों को सबसे अधिक महत्व देती है। इसका उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के विकास के लिए स्वतंत्र और लोकतांत्रिक समाज की स्थापना करना है। उदारवाद के केंद्रीय सिद्धांत की बात करें तो पहला सिद्धांत व्यक्तिगत से स्वतंत्रता आता है। तो ये उदारवाद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और व्यवसाय चुनने की क्या होती है? स्वतंत्रता होती है। समानता की बात करूं तो सभी नागरिक कानून की दृष्टि में समान है। जाति, धर्म, लिंग या फिर वर्ग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तीसरा है प्राकृतिक अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति जैसे अधिकार जन्म से प्राप्त होते हैं। राज का कर्तव्य इनकी रक्षा करना है। लोकतंत्र का समर्थन। उदारवाद लोकतांत्रिक शासन का समर्थन करता है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का क्या करती है? चुनाव करती है। क्वेश्चन स्टेप 5 है इसमें 5वां, कानून का शासन। उदारवाद के अनुसार सभी नागरिक और शासन कानून के अधीन होते हैं। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होता। सीमित सरकार। सरकार की शक्तियां सीमित होनी चाहिए, उसे केवल आवश्यक कार्य करने चाहिए और नागरिक की स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए। 7वां आपका सहिष्णुता। उदारवाद सभी धर्मों, विचारों और मतों का सम्मान करने तथा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर बल देता है। तो उदारवादी व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों पर आधारित विचारधारा है। इसके सिद्धांत लोकतंत्र को मजबूत बनाने और नागरिकों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हो गया। अब देख क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, नारीवादी राजनीतिक सिद्धांत के विकास की क्या कीजिए? व्याख्या कीजिए। तो अब नारी देखो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो नारीवाद राजनीतिक सिद्धांत महिलाओं के अधिकारों, समानता और न्याय पर आधारित विचारधारा है। इसका उद्देश्य महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार और राजनीति सहित सभी क्षेत्रों में समान अवसर दिलाना है। तो नारीवादी राजनीतिक सिद्धांत का विकास का प्रारंभिक चरण की बात करें तो शुरुआत में महिलाओं को शिक्षा, संपत्ति और मतदान जैसे मूल अधिकार भी प्राप्त नहीं थे। इसलिए महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी शुरू कर दिया। मताधिकार क्या है? मताधिकार आंदोलन। महिलाओं ने मतदान का अधिकार प्राप्त करने के लिए अनेक देशों में आंदोलन किए, है ना? इसके परिणाम स्वरूप उन्हें मतदान और चुनाव लड़ने का क्या मिला? अधिकार मिला। समानता की मांग। नारीवादी विचारकों ने शिक्षा, रोजगार, वेतन और सामाजिक जीवन में महिलाओं के लिए पुरुषों के समान अवसरों की क्या की मांग। जिस तरह से पुरुषों को अवसर मिलते हैं, ऑफर मिलते हैं, जॉब मिलते हैं, वेतन मिलते हैं, काम मिलते हैं, तो भाई उसी प्रकार हमें भी मिलना चाहिए। ये नारीवादी कहते हैं। महिलाओं को भी ये सब मिलना चाहिए जो पुरुष को मिलते हैं। ठीक। उसके बाद आपका है चौथा, राजनीतिक भागीदारी। नारीवादी सिद्धांत ने महिलाओं की राजनीति में भागीदारी और निर्णय लेने की प्रक्रिया, उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण माना। 5वां, भेदभाव का विरोध। इस सिद्धांत ने समाज में महिलाओं के साथ होने वाले लैंगिक भेदभाव, हिंसा और असमानता का विरोध किया। अगला है आधुनिक विकास। आज नारीवादी आज नारीवादी राजनीतिक सिद्धांत महिला सशक्तिकरण, समान अधिकार, लैंगिक न्याय और नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी पर विशेष बल देता है। नारीवादी राजनीतिक सिद्धांत ने महिलाओं को समान अधिकार दिलाने और समाज में उनकी स्थिति मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज यह लोकतंत्र, समानता और सामाजिक न्याय का एक महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। अब हम लोग टिप्पणी देखते हैं स्टूडेंट 4 नंबर में, राज्य पर रॉल्फ मिलीबैंड के विचार। राल्फ मिलीबैंड एक प्रसिद्ध मार्क्सवादी राजनीतिक विचारक थे। उन्होंने अपनी पुस्तक द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी में राज्य की प्रकृति का विस्तार से क्या क्वेश्चन वर्णन किया। उनके अनुसार राज्य एक तटस्थ संस्थान नहीं, बल्कि यह मुख्य रूप से पूंजीपति वर्ग के हितों की रक्षा करता है। वे मानते हैं थे कि सरकार, नौकरशाही, न्यायपालिका, सेना और पुलिस जैसे राज्य के मुख्य संस्थानों पर प्रभावशाली वर्ग का अधिक नियंत्रण होता है। इसलिए राज्य की नीतियां भी प्रायः उसी वर्ग के हितों के अनुसार बनाई जाती है।
मिलीबैंड का विचार था कि लोकतंत्र होने के बावजूद सत्ता का वास्तविक लाभ संपन्न वर्ग को अधिक मिलता है। उन्होंने सामाजिक और आर्थिक समानता पर बल दिया तथा उस कहा कि राज्य को सभी वर्गों के हित में कार्य करना चाहिए। उनके विचारों ने राज्य सत्ता और वर्ग संबंधों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान किया। ख नंबर में है स्टूडेंट जोड़ तोड़ की सहमति। जोड़ तोड़ की सहमति का अर्थ है लोगों की सहमति को सीधे बल प्रयोग से नहीं बल्कि मीडिया, प्रचार और सूचना के माध्यम से प्रभावित करना। इस अवधारणा के अनुसार सरकारें, बड़े उद्योग और मीडिया कई बार ऐसी जानकारी प्रस्तुत करते हैं जिससे लोग किसी नीति या फिर निर्णय का समर्थन करने लगते हैं। लोगों को यह लगता है कि वे स्वयं निर्णय ले रहे हैं जबकि उनकी सोच पहले से ही प्रभावित की जा चुकी थी होती है। समाचार, विज्ञापन और सोशल मीडिया जनमत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए नागरिकों को हर सूचना की सत्यता की जांच करनी चाहिए और सोच समझकर अपनी राय बनानी चाहिए। यह अवधारणा लोकतंत्र में जागरूक नागरिक बनने के महत्व को समझाती है। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, प्रक्रियात्मक और वास्तविक लोकतंत्र के बीच अंतर कीजिए। तो लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता क्या होती है, सर्वोच्च होती है। इससे मुख्य रूप से प्रक्रियात्मक लोकतंत्र और वास्तविक लोकतंत्र के रूप में समझा जा सकता है। दोनों के उद्देश्य विशेषताएं अलग-अलग है। तो प्रक्रियात्मक लोकतंत्र के अकॉर्डिंग समझें तो इसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया और नियमों को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। इसमें नियमित और यानी प्रक्रियात्मक में नियमित और निष्पक्ष चुनाव आवश्यक माने जाते हैं और प्रक्रियात्मक लोकतंत्र में संविधान और कानून के शासन का क्या होता है, पालन किया जाता है। और इसमें जनता और अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करके सरकार बनाती है। इसका मुख्य उद्देश्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सही ढंग से चलाना होता है। इसमें लोकतंत्र की प्रक्रिया को अधिक महत्व दिया जाता है। अगला है वास्तविक लोकतंत्र। इसमें जनता के अधिकारों और समानता पर विशेष बल दिया जाता है। ठीक है? इसमें जनता के अधिकारों और समानता पर विशेष बल दिया जाता है। शिक्षा, वास्तविक लोकतंत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय को क्या दिया गया है, महत्व दिया जाता है। सभी नागरिकों को समान अवसर देने का प्रयास किया जाता है। नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा की जाती है। इसका उद्देश्य लोकतंत्र का वास्तविक लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाना है। इसमें लोकतंत्र के परिणाम और गुणवत्ता को अधिक महत्व दिया जाता है। प्रक्रियात्मक लोकतंत्र लोकतांत्रिक नियमों पर आधारित होता है जबकि वास्तविक लोकतंत्र और जनता के अधिकारों, समानता और कल्याण को प्राथमिकता देता है। दोनों मिलकर एक मजबूत लोकतंत्र का निर्माण करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। 6 में है ज्ञान के वस्तुकरण के संबंध में लियोटार्ड के तर्क का क्या कीजिए, पता लगाइए। तो लियोटार्ड उत्तर आधुनिक विचारधारा के प्रमुख विचारक थे। उनके अनुसार आधुनिक समाज में ज्ञान केवल शिक्षा प्राप्त करने का माध्यम नहीं रह गया है बल्कि वह एक वस्तु बन गया है जिसका आर्थिक और व्यावसायिक महत्व बढ़ गया है। ज्ञान के वस्तुकरण के संबंध में लियोटार्ड के तर्क की बात करें तो ज्ञान एक वस्तु बन गया है। तो लियोटार्ड के अनुसार आज ज्ञान का उपयोग केवल सीखने के लिए ही नहीं बल्कि आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। ज्ञान का व्यापार बढ़ा है। आज शिक्षा, शोध और तकनीकी जानकारी को खरीदा और बेचा भी रहा है। सूचना का महत्व बढ़ा है। आधुनिक समय में सूचना ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण संसाधन बन गए हैं। चौथा, तकनीक का प्रभाव बढ़ रहा है। कंप्यूटर, इंटरनेट के कारण ज्ञान को आसानी से संग्रहित, साझा और प्रसारित किया जा सकता है। उपयोगी ज्ञान को अधिक महत्व मिलता है। आज वही ज्ञान अधिक मूल्यवान माना जाता है जिसका व्यवहारिक और आर्थिक उपयोग हो। शिक्षा पर बाजार का प्रभाव पड़ा है। अब शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान नहीं बल्कि रोजगार और आर्थिक आवश्यकता को पूरा करना भी है। ज्ञान शक्ति का स्रोत बन गया है। लियोटार्ड के अनुसार आज जिसके पास अधिक ज्ञान और सूचना है वही समाज और अर्थव्यवस्था में अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली माना जाता है। तो लियोटार्ड के अनुसार आधुनिक युग में ज्ञान का स्वरूप बदल गया है। अब ज्ञान केवल सीखने का साधन नहीं बल्कि आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति का महत्वपूर्ण साधन बन चुका है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है स्टूडेंट्स। रूढ़िवाद पर रूढ़िवाद पर
बर्फ और ओकसाट के विचारों की व्याख्या कीजिए। तो रूढ़िवाद क्या है भाई? एक राजनीतिक विचारधारा है जो परंपराओं, रीति रिवाजों और सामाजिक स्थिरता को महत्व देती है। इसके अनुसार समाज में परिवर्तन धीरे धीरे और आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। बर्क और ओकसाट रूढ़िवाद के प्रमुख विचारकों में माने जाते हैं। बर्क के विचार है परंपराओं का महत्व। तो बर्क का मानना था कि समाज की पुरानी परंपराएं और संस्थाएं समाज को स्थिरता प्रदान करती है और ये धीरे धीरे परिवर्तन होता है। इसमें वे अचानक क्रांतिकारी परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। उनके अनुसार परिवर्तन क्या होना चाहिए? धीरे धीरे होना चाहिए। समाज एक जीवन संस्था है। तो बर्क के अनुसार समाज अतीत, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को जोड़ने वाली संस्था है। चौथा, क्रांति का विरोध। बर्फ का मानना था कि अचानक होने वाली क्रांतियां समाज में अस्थिरता और अव्यवस्था पैदा करती है, इसलिए उन्होंने शांतिपूर्ण और क्रमिक सुधारों का समर्थन किया। ऑक्सफोर्ड के अनुसार अनुभव का महत्व। ऑक्सफोर्ड का मानना था कि समाज को केवल सिद्धांतों से नहीं बल्कि अनुभव के आधार पर चलाया जाना चाहिए। परंपराओं का समर्थन। उन्होंने स्थापित परंपरा और सामाजिक संस्थाओं को बनाए रखने पर बल दिया। सीमित परिवर्तन। उनके अनुसार परिवर्तन तभी होना चाहिए जब वह समाज के लिए आवश्यक और लाभदायक हो। राज्य की सीमित भूमिका। ऑक्सफोर्ड का मानना था कि राज्य को लोगों के जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सो बर्क और ऑक्सफोर्ड दोनों ने रूढ़िवाद का समर्थन किया। दोनों का मानना था कि समाज में स्थिरता, परंपराओं का सम्मान और धीरे धीरे होने वाला परिवर्तन ही समाज के विकास के लिए उचित है। हो गया 7 नंबर भी। अब 8 नंबर में आपका टिप्पणी था। तो देखिए टिप्पणी क्या था? पहला, अल्पसंख्यक अधिकारों पर मिल्का के विचार। कि मिल्का का मानना है कि अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी भाषा, संस्कृति और पहचान बनाए रखने का अधिकार होना चाहिए। उनके अनुसार संस्कृति पहचान बनाए रखने का अधिकार होना चाहिए। उनके अनुसार कि केवल समान अधिकार देना पर्याप्त नहीं बल्कि अल्पसंख्यकों की विशेष परिस्थितियों का ध्यान में रखते हुए उन्हें उन्हें विशेष अधिकार और संरक्षण भी दिया जाना चाहिए। उनका विश्वास था कि इससे सभी समुदाय को समान अवसर मिलते हैं और समाज में न्याय तथा समानता बनी रहती है। वे सांस्कृतिक विविधता का समर्थन करते हैं और मानते हैं कि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब समुदायों की पहचान और अधिकारों का सम्मान किया जाए। इस प्रकार की मिल्का ने बहुसांस्कृतिक समाज में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को महत्वपूर्ण स्थान दिया। ठीक है। अब ख नंबर आपका था चुनाव की फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट चुनाव प्रणाली में जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिलते हैं उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है, चाहे उसे कुल मतों का आधे से अधिक समर्थन प्राप्त ना हो। भारत में लोक भाषा और अधिकांश विधानसभा चुनाव इसी प्रणाली से कराए जाते हैं। यह प्रणाली सरल, तेज और समझने में आसान मानी जाती है। इसमें मतगणना जल्दी पूरी हो जाती है और सरकार बनाने में सुविधा होती है। हालांकि इस प्रणाली में कभी-कभी कम मत प्रतिशत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार भी जीत सकता है, इसलिए इसे पूर्ण प्रतिनिधित्व देने वाली प्रणाली नहीं माना जाता। तो इस तरह से आपको मैंने कंप्लीट जितने भी क्वेश्चन थे सभी का आंसर मैंने करवाया, समझाया। अब आपका फर्ज है, आप लोग देखिए ये व्हाट्सएप परचेस नहीं किए हैं आप लोग, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का कर लीजिए और ये वीडियो भी नहीं देखे हैं ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इनका नोट्स ले लीजिए, वीडियो देखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एग्जाम बहुत अच्छा जगह। चैनल प्ले स्टोर से बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। ऑल द बेस्ट।